तो प्लांट फिजियोलॉजी के दूसरे चैप्टर में हम आ गए हैं जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें स्टार्टिंग में आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इन सभी चीज़ों को इन डेप्थ हम स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे इनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी शुरुआत हम करेंगे इसके फर्स्ट सेक्शन से, जहाँ पे एक साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, जूलियस वॉन सैक्स, जिन्होंने पहली बार प्लांट्स को ग्रो किया था बिना सॉइल के एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। इस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एंड इस साइंटिस्ट के नाम में वॉन आता है। इससे वन आपको ध्यान आना चाहिए, मीन्स फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ किया था। क्या किया था ये अगेन वॉन से ध्यान रखो, हाइड्रोपोनिक्स के पोन से ये राइमिंग कर रहा है, तो हाइड्रोपोनिक्स इन्होंने डिस्कवर की थी फर्स्ट टाइम। अब इस टेक्निक में होता क्या है ये इसका नाम बताएगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, उसके आगे आ रहा है पी मीन्स प्लांट्स, एंड उसके आगे ओनिक्स आ रहा है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे। तो ओनिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद सॉल्यूशन, तो वाटर, प्लांट्स एंड सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा, इन तीनों की प्रेजेंस में प्लांट्स को ग्रो करना, इस टेक्निक्स को बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। एंड इसमें सॉइल की एब्सेंस होती है, ये यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि इस के जो वर्ड है इसमें कहीं भी सॉइल का जिक्र नहीं आता, तो ये सब कुछ हो रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। दीज मेथड रिक्वायर्ड प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो एसेंशियल? बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्योरीफाइड वाटर लेना क्यों एसेंशियल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल वाटर लेंगे अगर आप, तो उसमें ऑलरेडी साल्ट्स घुले होते हैं, एक डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। डिफाइंड का मतलब कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स आप जानते हैं, प्लांट्स के लिए कितनी ऑप्टिमम होती है आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उतनी ही देंगे नॉर्मल वाटर में, क्योंकि ऑलरेडी साल्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड आगे हम देखने वाले हैं डेफिशिएंसी तो न्यूट्रिएंट्स की सिम्टम्स कोज करती ही है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, एक्सेस भी सिम्टम्स कोज करती है, उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो दोनों तरीक़ों से अगर ज़्यादा साल्ट्स हो रहे हैं तो भी हार्मफुल है प्लांट के लिए, इसलिए डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्योरीफाइड वाटर लेना होगा। उसके बाद जितना ऑप्टिमम रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए उतने मिनरल साल्ट आप उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। After a series of experiments in which roots of the plants were immersed in nutrient solutions wherein a element was added, substituted, removed or given in varied concentration, a mineral solution suitable for plant growth was obtained। तो यही एकमात्र तरीका होता है भाई किसी भी एलिमेंट की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन को ऑब्टेन करने का, जो प्लांट रिक्वायर करता है ग्रोथ के लिए। एक्सपेरिमेंट करके देखने होंगे आपको, एंड सेम एलिमेंट के साथ भी वैरिड कंसंट्रेशन के साथ। आगे हम देखेंगे बहुत नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन होती है जिसमें ऑप्टिमम होते हैं ये एलिमेंट्स। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कम होता तो डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाएंगे, उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सेम एलिमेंट भी वैरिड कंसंट्रेशन के साथ आपको देना होगा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, एंड कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है कौन सा नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट करके या फिर उसको रिप्लेस करके किसी एलिमेंट के साथ, ये एक्सपेरिमेंट ही बताएगा कि कौन सा ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है और कौन सा रिक्वायर्ड है। एंड यहीं से आपको क्लियर होगा कि जिस एलिमेंट की कमी से या तो उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन नहीं है या बिल्कुल ही एब्सेंस है, वो क्या सिम्टम्स शो कर रहा है, प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये यहाँ से क्लियर होगा। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, इनकी डेफिनेशन आगे आने वाली है, आगे डिटेल में इनको डिफाइन किया गया है। एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स वर डिस्कवर्ड। हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टमाटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। ये तीनों वेजिटेबल्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए। एंड कौन सी वेजिटेबल्स पे अप्लाई की जा चुकी है हाइड्रोपोनिक्स, ये अगेन इसके नाम से आपको क्लियर होगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, मैंने अभी आपको बताया था, और वाटर से टमाटर आपको ध्यान आना चाहिए, तो टमाटो पहला हुआ। एंड इसके बाद आता है ओपोन, ओपोन से ओपन, OPEN आपको याद आना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अगर खोलने के लिए एक्साइटेड है तो उसके पहले क्या बोलते हैं, लेट्स ओपन इट। तो ओपन के से पहले आता है लेट्स हमेशा, एंड ओपन से
एसोसिएटेड लैट्स है, तो इसे लैट्स से लैट्यूस आपको याद आना चाहिए, तो ये इससे लैट्यूस याद हुआ एग्जाम्पल। लास्ट में आ रहा है सी एस, सी एस से सीडलेस कुकुम्बर आपको याद आना चाहिए, एस से सीडलेस और सी से कुकुम्बर। अब यहाँ पे मैंशनड है सीड्स के बारे में, जो नॉर्मल कुकुम्बर होता है उसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं, दैट ऑल ऑफ अस नो। अगर उसको मेंशन करना है तो किया है, अगर उसने मेंशन तो सीडलेस ही किया होगा, सीडेड कुकुम्बर जैसा मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुकुम्बर में सीड्स होते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर मेंशन किया है तो सीडलेस ही होगा, तो ऐसे सीडलेस ही है ये, सीडेड नहीं है। यहाँ ऐसे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इट मस्ट बी emphasized that nutrient solution must be adequately aerated to obtain optimum growth। ये चीज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर गिवन है, वहाँ पे भी आता है। स्टीरेशन बेसिकली घुमाना ही होता है। इट इज़ डन टू इंश्योर ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एरिएशन का मतलब वही होता है एयर डालना, तो यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है ये। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स एंड एरिएटिंग ट्यूब्स की हेल्प से बेसिकली पानी जो इसके अंदर है वो घुमाया जाता है, ताकि जो रूट्स हैं हर हिस्से में उसके ऑप्टिमम ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। बिकॉज ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो रूट सर्वाइव नहीं करेगी, तो ग्रोथ कहाँ से होगी प्लांट की। तो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए सभी हिस्सों में रूट्स के ऑक्सीजन मिलती रहे, इसलिए एरिएटिंग ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। एयर ये सप्लाई करती है बेसिकली हर हिस्से में, ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। और उसके बाद और क्या क्या यहाँ पे लेबलिंग्स है इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यही मेजर सोर्स होता है प्लांट की ग्रोथ का। उसके बाद फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यहीं से अप्लाई किए जाते हैं। एंड एक चीज़ जो कि थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की गई यहाँ पे आती है कॉटन। इसका पता होना चाहिए आपको फंक्शन क्या है, इवन दो एक्सप्लेन नहीं किया गया है ये। आप देख रहे हैं इंसुलेशन का ये काम कर रहा है, बाहरी एनवायरनमेंट से एयर को नहीं आने दे रहा है ये इनसाइड द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं जो यहाँ पे रिएक्शन कर लेंगी। एंड अगेन यहाँ पे कुछ साल्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है एक्स्ट्रा, जो कि हम नहीं चाहते। तो प्रॉपर इंसुलेशन का काम कर रहा है यहाँ पे कॉटन, ये यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको, ज़रूरी है जो कि। एंड एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा अभी पॉल्यूटिंग गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी यहाँ पे आ सकती है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है प्लांट को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ पे पॉल्यूशन की तरह भी एक्ट कर सकते, तो उसको भी ये प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, मोर देन 60 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। ये नंबर एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको। प्लांट्स ये जो वर्ड है इसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो 6 से 60 आपको याद रखना है। एग्जैक्टली 6 नहीं होंगे, क्योंकि 17 तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आगे हम लर्न ही करने वाले हैं, तो 6 से तो ज़्यादा होंगे। तो 6 से जुड़ा हुआ 1 और 0 लगा दो आगे कि 60 से ज़्यादा होते हैं। एंड एग्जैक्टली ये 60 से ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते, यानी लेस देन 60 नहीं होता। ये ऐसे याद रखो कि गोल्ड भी एसिमिलेट करते हैं कुछ प्लांट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79। 60 से ज़्यादा है ना, तो ये मोर देन 60 होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड, वाइल सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम। तो सेलेनियम होता है प्लांट्स में, हम आगे देखने वाले हैं, हाइयर प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर किया जाता है ये। गोल्ड एक्यूमुलेट होता है प्लांट्स में, ये थोड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये इस चैप्टर में आप देखेंगे कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट नहीं है गोल्ड, तो ये लेकिन याद रखना क्योंकि थ्योरी में मेंशन कर दिया गया। तो गोल्ड जो कलर होता है इसका पीला होता है, इसको हिंदी में पीला बोलते हैं। एंड पीला में पीएल आता है और प्लांट्स में भी पीएल आ रहा है, तो इससे आप याद रखिए गोल्ड भी एसिमिलेट करते हैं प्लांट। एंड लास्ट, जो प्लांट न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के नियर ग्रो करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एसिमुलेट करेंगे। ये तो इससे ही क्लियर होता है कि न्यूक्लियर साइट के नियर वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव का फिनोमेना से ही एसोसिएटेड होता है जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पे हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली। तो रेडियो एक्टिव तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट यहाँ पे
एसिमुलेट किया जा रहा है, ये भी ज़रूरी है आपको ध्यान रखना। इट इज़ स्ट्रोंटियम, एंड इसको ऐसे याद रखो। आगे हम देखने वाले हैं कैल्शियम एक न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो प्लांट एसिमुलेट करते हैं। कैल्शियम के नीचे ही आता है स्ट्रोंटियम, तो इसलिए ये भी एसिमुलेट करते होंगे, ये ऐसे आपको ध्यान रहना चाहिए। देर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट वेरी लो कंसनट्रेशन 10⁻⁸ ग्राम पर ml। ये आई डोंट थिंक सो एग्जैक्ट वैल्यू आपको लर्न करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ टेक्निक दैट आर अवेलेबल टू डिटेक्ट मिनरल एलिमेंट्स, उसको दिखाने के लिए ये डाटा आपको गिवन है। यहाँ पे सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको कि बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास जो डिटेक्ट कर सकती हैं मिनरल्स को, एंड ये हम आगे देखेंगे भी। इन प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत नैरो होती है, उससे थोड़ा सा क्रिटिकल कंसंट्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो बहुत कम होती है। तो कैसे तो उसको डिटेक्ट किया गया होगा ना किन ही टेक्निक्स के द्वारा, तो यहाँ से वो क्लियर हो ही जाना है आपको। The question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, for example gold and selenium as mentioned above, are really necessary for plants। प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या सारे जो मिनरल एलिमेंट्स वो ऑब्जर्व करता है वो रिक्वायर्ड होते हैं, रियली नेसेसरी होते हैं या नहीं, ये बताएगा आपको क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। आगे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड एसेंशियल नहीं होता है, ये हमने अभी अभी डिस्कस करा। एंड आगे हम देखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो और उसके अलावा भी जो चार आते हैं हायर प्लांट्स जो रिक्वायर करते हैं उनमें कहीं भी गोल्ड नहीं आता, तो ये एसेंशियल नहीं होता है, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। एंड ध्यान रखना, इसको पूछा जा सकता है ये वेदर जो दूसरा बचा सेलेनियम, जी हाँ ये रिक्वायर्ड होता है, हायर प्लांट्स इसको रिक्वायर करते हैं, तो ये है एक एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको आपको लिंक करना होगा पहले चैप्टर से, लिविंग वर्ल्ड से, जहाँ पे लिविंग की ही, लाइफ की ही डेफिनेशन दी गई है आपको कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म हमारे सामने आते हैं एज अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ बेसिकली डिफाइनिंग नहीं होता, ना ही रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग होता है, कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होते हैं लाइफ के। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आने चाहिए आपके सामने, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होगा ये डिसाइड करने की, क्योंकि उसको ज़िंदा रहने के लिए ही ये रिक्वायर्ड होना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटीज में सबसे पहले आता है एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एग्जैक्टली ये याद ही कैसे रखना है भाई कि कौन सा एलिमेंट, जो क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए एलिमेंट, ये समझ ही पहली हमारे माइंड में ही कैसे आता है, ये लाइफ से आता है। प्लांट को लाइफ देने के लिए कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किए गए हैं। तो जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो एलिमेंट, जिसके बिना काम न चले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में प्लांट के लिए, वो होगा एसेंशियल एलिमेंट। एब्सोल्युटली वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट दैट एलिमेंट प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट तभी होती है प्लांट की जब जहाँ से वो स्टार्ट करता है दूसरे प्लांट के लिए वही चीज़ वो रिपीट करने लायक हो जाता है। जैसे सीड से शुरुआत होती है ना प्लांट की, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, उसको ज़मीन में हम गाड़ते हैं, पानी देते हैं, तब जाके प्लांट ग्रो करता है। एंड जब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, दोबारा वो सीड प्रोड्यूस करता है और दूसरे प्लांट की लाइफ साइकिल शुरू होती है। तो लाइफ साइकिल यही सीड से ही स्टार्ट होती है, सीड पे ही ख़त्म होती है। तो सेट द सीड, यहाँ पे लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, इसीलिए लाइफ साइकिल वर्ड इसके साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है। कंप्लीट नहीं होगी लाइफ साइकिल जब तक वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एंड लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैच्योरिटी अटेन करने तक ग्रोथ होगी, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी उसके पास आएगी, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। तो अगर
वो एलिमेंट आपने नहीं दिया जो नेसेसरी है, ये दोनों फिनोमेना नहीं होंगे और लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्लांट का। दूसरा, द रिक्वायरमेंट द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। तो भाई अगर दूसरे से रिप्लेस हो गया तो एसेंशियल कहाँ से हुआ, तो वो ये तो हमें ऊपर से ही समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये वर्ड मैं आपको बोल रहा था, याद रखना चाहिए। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है एसेंशियल एलिमेंट्स का, उसको ध्यान रखने में मदद करेगा ये आपकी। रिप्लेसेबल कैसे हो सकता है वो, अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो उसका काम दूसरा कोई एलिमेंट नहीं कर पाना चाहिए, ये दूसरा है। इन अदर वर्ड्स, द डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। वही चीज़ मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। तो I don't think so there's any indirect way of getting into the metabolism of the plant। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है एक एलिमेंट, वो प्लांट की उसको डेफिशिएंसी है और हमने उसको सप्लाई कर दिया, वो जाएगा प्लांट के अंदर और किसी न किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। एज अ वो एक्ट कर सकता है कैटलिस्ट भी, तो कोई भी रिएक्शन है उसको तेज़ करवाएगा या फिर कहीं और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। तो डायरेक्ट ही इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, ये इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो कि एक प्लांट के अंदर हो रही है उसको मेटाबॉलिज्म के अंडर काउंट किया जाता है। तो देयर इज़ नो वे एन एलिमेंट कैन बी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। इतना डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूँ इसको क्योंकि एग्जामिनर देगा यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ करेगा और वहाँ से आपको कंफ्यूज करवाएगा। तो इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि देयर इज़ नो वे एन एलिमेंट कैन बी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, तभी आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म में, ये तो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक होता है लाइफ का। तो ये तो आना ही था यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के बाद, कि वो जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आप जाएंगे उसमें सबसे पहले ग्रोथ दी हुई है, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म गिवन है। तो ये तीनों एक ही सीक्वेंस में गिवन है, इसलिए जो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी है उसमें ये तीनों आएंगे, ये वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस की गई है एक फिगर की फॉर्म में ये हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक्स। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और ट्रो प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन। स्लाइट इंक्लाइन पे प्लेस करने का पर्पज़ ये है कि आप जब पंप की हेल्प से सप्लाई करेंगे वाटर के अंदर वाले न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को, तो यहाँ से इसका फ्लो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के थ्रू हो पाए एक बार पंप करने के बाद। ये सिग्निफिकेंस होती है इंक्लाइन की, स्लाइट इंक्लाइन बनाने की इस पूरे apparatus को। अ पंप सर्कुलेट्स अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम अ रिजर्वॉयर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब। तो ये है यहाँ पे रिजर्वॉयर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मीन्स रिजर्व, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट जहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का प्रेजेंट है, एंड पंप ऑफ कोर्स इसका करता है फिर to the elevated end, the solution flows down the tube and returns to the reservoir due to gravity। एक बार ऊपर ही धकाना पड़ेगा, ग्रेविटी की हेल्प से अपने आप नीचे आ जाएगा वो। Inset shows a plant whose roots are continuously bathed in aerated nutrient solution। arrow shows the direction of flow of course। तो inset के अलग से जो डायग्राम आपको बना के गिवन है, हाइड्रोपोनिक्स का एक प्लांट है जिसकी रूट्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर बात कर रही हैं। तो यही चीज़ हमने डिस्कस की थी, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ज़रूरी होता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स में। एब्सेंस ऑफ सॉइल की एब्सेंस ऑफ सॉइल में यहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन शो किया गया है इस डायग्राम में। एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ऐसे हम फाइंड करते हैं कि कोई एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए। एसेंशियल मीन्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, इन तीनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एंड फ्यू होते हैं ये क्योंकि एग्जैक्टली हमें याद ही करने हैं, एग्जैक्टली 17 होते हैं, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो ही जाएगा। These elements are further divided into two broad categories based on the quantitative requirements, macro and micronutrients। macro मतलब बड़ा, micro मतलब छोटा, तो नाम से
पता लग रहा है कि रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव किसकी ज़्यादा होगी। सबसे पहले है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्जर अमाउंट्स इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ये ड्राई मैटर से आप याद रखेंगे ये नंबर, ड्राई से 10 याद रखना और उसके बाद आ रहा है मैटर, तो मैटर में एम आता है और एम से आपको ये मिली याद रखना होगा क्योंकि मोल में इसका नंबर होगा। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स एटम्स आयंस, इनको मोल में ही मेजर किया जाता है। यह सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हम जानते हैं। यही मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट होती है इनके लिए क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, छोटे होते हैं इसलिए। तो मोल तो आएगा, ये हमें पता ही था। मैटर से हमने मिली याद रखा यहाँ पे। अब मैटर में एम आता है और एम से माइक्रो भी होता है, तो माइक्रो से आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे याद रखो, माइक्रो का सिंबल म्यू होता है एंड मोल तो यहाँ पे आएगा, वो तो हम जानते ही हैं। तो एम एम यहाँ पे दो लगातार आएंगे, यहाँ से ध्यान रखो कि ये मिली होगा। एंड 10 हमने ड्राई के 10 से याद रखिया, तो 10 मिलीमोल पर केजी। इससे ज़्यादा एक्सेस में अगर किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन पाई जा रही है प्लांट के अंदर तो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे, लार्जर अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा। द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Of this, carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from CO2 and H2O। तो एनवायरनमेंट में जो अबंडेंटली प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इसकी अबंडेंस होती है। यहाँ से हमें मिल जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन भी, और वाटर जो 70% ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट है उससे हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ये सोर्स होता है जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। वाटर भी बहुत अबंडेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अबंडेंट बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यही कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स इन एलिमेंट्स के लिए। वाइल अदर्स आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन। तो सॉइल से ऑब्जर्व किए जाते हैं दूसरे, एंड रूट्स सॉइल से ही ऑब्जर्व करती हैं मिनरल्स को मेनली। दिस ऑल ऑफ अस नो, ये तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं इसलिए अलग से इनको मेंशन कर दिया गया है, वरना और सारे आयन्स को, मिनरल्स को सॉइल से ही ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक जो मेन चीज़ है यहाँ पे, एलिमेंट्स को ध्यान रखना होगा आपको कि कौन से मैक्रो हैं कौन से माइक्रो। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ से। तो मैक्रो से आपको ध्यान आना चाहिए, यहाँ पे जो मैक्रो का एम ए है उसके बीच में जे ए और लगा दो, मज़े, यानी मज़े करो। मैक्रो से मज़े करो आपको ध्यान आना चाहिए। तो शॉप, सी के एंड मज़े करो। सी के बेसिकली एक क्लोथ्स की ब्रांड होती है, कैल्विन क्लाइन आपने सुना होगा। तो ज़िंदगी में कपड़े खरीदो और मौज करो, यही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसके अलावा क्या है ज़िंदगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए बेसिकली सल्फ़र, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सी के से कार्बन, पोटेशियम, एन से नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आगे। तो सॉप, सी के एंड मजे करो, इससे आप मैक्रो न्यूट्रिएंट याद रख सकते हैं। आगे है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड माइक्रो से आपको छोटा याद आना चाहिए, छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा जब खेलेगा बिना लालच के तो कप जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ये ट्रिक इस पे बेस्ड है। कल बालक मौज में फिर नया कप जीतेगा, मीन्स अगर वो लालच के प्रभाव में ना आकर अपनी खुली मौज में खेले तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में, कल बालक, यानी आपने आज उसको खेलता हुआ देखा है और कल के लिए आप बोल रहे हैं कि ऐसे ही खेलेगा तो कल भी जीतेगा। तो कल बालक मौज में फिर नया कप जीतेगा। एंड इसमें कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी। ये ऑलरेडी पीछे मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके दोबारा नहीं किया इसको। माइक्रो वो होंगे जो 10 मिलीमोल पर केजी से कम रिक्वायर्ड होंगे, और इससे ज़्यादा जो होंगे वो मैक्रो हैं। दीज इंक्लूड आयरन से लेके निकल तक, आप नाम पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में हम इनको पढ़ते ही हैं।
एंड इनको याद कैसे रखना है वो हमने अभी देखा। इन एडिशन टू दीज 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम्ड अबोव देर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ये सेलेनियम मैं आपको बता रहा था कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स जो हाइयर एलिमेंट्स प्लांट्स रिक्वायर करते हैं उसमें आता है। दे आर रिक्वायर्ड बाई हाइयर प्लांट्स। अब हाइयर से आपको बड़ा याद रखना है, बड़े प्लांट्स, एंड बड़े से आपको बेनिफिशियल याद आ जाएगा। तो जो हाइयर प्लांट्स रिक्वायर करते हैं वो बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये यहाँ से आपको लर्न करना है। एंड हाइयर बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स वगैरह की, क्योंकि लोअर प्लांट्स में एल्गी और ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो सीधे सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर करते हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के लिए, हाइयर प्लांट्स के लिए। तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक यूज़ की है। ये जो पीछे हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, इनको पढ़ने में ही हमारा पसीना निकल गया, इतनी मेहनत लगी है। अब इसके बाद अगर और भी हमें एलिमेंट्स लर्न करने पड़ जाएं तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो एक सीता एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट, वो क्या बोलती है अगर उनको यही एलिमेंट्स, ये आगे भी एलिमेंट्स लर्न करने पड़ जाएंगे तो वो उसके ऊपर ट्रिक है ये। बेनिफिशियल एलिमेंट्स कोई सीता से ना पूछो। अब इतनी थक गई है वो मैक्रो और माइक्रो को ही लर्न कर करके, तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स उससे लर्न नहीं होंगे। इससे आप याद रख सकते हैं ये कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड सोडियम, इनको वो लर्न नहीं कर सकती है सीता, नीट एस्पिरेंट आपके जैसे। तो ये हो गए बेनिफिशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन आल्सो। अभी तक तो हमने क्वांटिटेटिवली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैक्रो और माइक्रो। उनके फंक्शन के बेसिस पर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हैंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। सेल में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स से ही मिलके बने होते हैं बेसिकली ऑर्गेनल्स भी, तो उनके कंपोनेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एंड इनके एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने ही मेंशन है तो इतने ही आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली एक कोई मेन बायोमोलिक्यूल आप उठा लीजिए, उससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम पीछे चले बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, सेल बेसिकली लिविंग ही होती है लेकिन डेड भी हो सकती है, ऑफ कोर्स मरने के बाद डेड ही हो जाती है। तो सेल के अंदर, लिविंग सेल में डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी अबंडेंस के लिए टेबल वहाँ पे गिवन है। सबसे पहले वाटर आता है उसमें, एंड आयंस वगैरह सबसे बाद में आते हैं। उसके बाद प्रोटीन आता है वाटर के बाद। ये एग्जैक्टली विपिन हमने सीक्वेंस लर्न करने के लिए वर्ड यूज़ किया था। तो दूसरे पे आता है प्रोटीन्स। इससे पहले वाटर आता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नहीं फॉर्म करता कोई भी वाटर हमारी सेल के अंदर, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद प्रोटीन्स आते हैं जो कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं सेल्स के विद इन, तो उसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोला जा सकता है। तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट कीजिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। उसमें एक तो अमाइन ग्रुप होता था NH2, वहाँ पे आ गया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता था COOH। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आ गए। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि ये चारों स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स। जैसे मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, फॉस्फोरस होता है ATP में। क्लोरोफिल से क्योंकि एनर्जी बनाई जा सकती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में बनाते हैं प्लांट से, तो इसलिए इसको एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। मैग्नीशियम इसमें होता है जो सेंट्रल एटम, ये हम देखेंगे आगे इसको कैसे लर्न करना है। ATP में तो क्लियर ही हो रहा है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके पीछे फॉस्फेट आ रहा है तो फॉस्फोरस में होगा। एंड ATP एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ये तो हम जानते ही हैं। थर्ड में बोल रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल Mg2+ इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रूबिस्को
and PEP carboxylase, both of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation, यानी फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल रोल होता है इन दोनों का। इन दोनों को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है। ये भी चीज़ हम आगे देखेंगे जहाँ पे मैग्नीशियम के रोल बताए जा रहे हैं, वहाँ पे आ जाएगा। एंड ये क्लियर भी होना चाहिए आपको यहाँ से, मैग्नीशियम का एक इस्तेमाल हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आपको पता होगा, डार्क फेज़ एंड लाइट फेज़। पहले लाइट फेज़ में एनर्जी गैदर की जाती है क्लोरोफिल के इस्तेमाल से, जो कि मेन पिगमेंट होता है। तो मैग्नीशियम अगर एक फेज़ में इस्तेमाल हो रहा है क्लोरोफिल में लाइट फेज़ में, तो डार्क फेज़ में भी इस्तेमाल होगा। डार्क फेज़ होता है कार्बन फिक्सेशन का, जिसमें रुबिस्को और पेपकेज ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एक में हो रहा है तो दूसरे में इन्वॉल्व होगा ही, ये दोनों ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। एंड एक कैसे याद रखना है वो आगे हम देखेंगे। Zn2+ is an activator of alcohol dehydrogenase and molybdenum of nitrogenase during nitrogen metabolism, ये तो हम आगे देखने ही वाले हैं। जिंक का इस चैप्टर में नहीं आएगा। 14 चैप्टर है जो हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें एक प्रोसेस आती है फर्मेंटेशन, उसके अंडर ये आएगा कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जिंक इसके एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है। ये फर्मेंटेशन के नाम से याद रखो, इसमें मैन आता है। एंड जो चिराग से निकलता है वो जिन होता था, वो भी आदमी ही है। तो जिंक से जिन याद रखो, और जिंक क्योंकि आदमी होता है मैन, तो ये फर्मेंटेशन एसोसिएटेड होता है, ये ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है, ये हम एक नाम से आगे याद रखने वाले हैं, मोनी, यानी मो से मोलिब्डेनम और नी से नाइट्रोजिनेस। एंड ये हम आगे देखेंगे। फीमेल का नाम है ऑफ कोर्स ये, इसके आगे फी भी एसोसिएट होगा, तो इसकी डिटेल्स हम आगे करने वाले हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। लास्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल, बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस को जो हेल्प करते हैं एलिमेंट्स, उनकी बात हो रही है यहाँ पे सेल के विद इन। पोटेशियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हम आगे देखने वाले हैं। पोटेशियम के जो रोल्स बताए जा रहे हैं उसमें। यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल एज सोल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में देखी थी कि जितने ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे उतना कम होगा वाटर पोटेंशियल एक सेल का। सो इन अ वे हम कह सकते हैं सोल्यूट्स डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को भी। नेक्स्ट, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट्स सच एज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के, एक एक फंक्शन के साथ कौन सा मिनरल एलिमेंट इन्वॉल्व है, ये अगर आपको नहीं पता तो लर्न नहीं होगा ये फंक्शन। तो साथ साथ फंक्शन को कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन से एलिमेंट का इस फंक्शन में, ये ज़रूर याद होना चाहिए। पहला है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इस मेटाबॉलिक फंक्शन में कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, ये जानने के लिए आपको जाना होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल चैप्टर में, जहाँ पे कैल्शियम के बारे में बताया गया है कि वो जो प्लाज्मिड का में डालने के लिए वेक्टर डीएनए में जो फॉरेन डीएनए है वो डालने के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है बेसिकली मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी Ca2+ आयन इंक्रीज़ कर देते हैं, वहाँ पे आता है, तो इससे एसोसिएटेड ये है, ये वहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, बेसिकली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये टर्म आपको मिल जाएगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एनिमिलेशन चैप्टर, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर आता है, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन करके ये टर्म गिवन है। इसका मतलब होता है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो कितने कैटायन और एनायंस की कंसंट्रेशन होनी चाहिए एक सेल में, वही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की रेगुलेशन या फिर मेंटेनेंस होती है। इसके लिए आगे गिवन है कि सोडियम पोटेशियम के साथ क्लोरीन इसमें हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, तो ये अगले भी पेज पे गिवन है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इनमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे ईटीएस में आयरन और
कॉपर की प्रेजेंस होती है, ये आपका एविडेंस यहाँ पे मिल जाएगा। साइटोक्रोम्स और फेरिडोक्सिन की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि उन्हीं में इन्वॉल्व होते हैं ये एलिमेंट्स, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बफरिंग एक्शन। इसके लिए आपको आई थिंक केमिस्ट्री में जाना होगा। ब्लड का जो बफर होता है उसको मेंटेन करने के लिए जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये क्लास 11 का जो पी ब्लॉक चैप्टर है उसमें CO2 के जो यूजेस गिवन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कि H2CO3 टूटता है HCO3 माइनस में एंड H प्लस में, एंड वहाँ से मेंटेन होता है pH ऑफ द ब्लड बाय द बफरिंग एक्शन ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो हाइड्रो कार्बोनिक एसिड होता है बेसिकली H2CO3, इसमें कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो यही एलिमेंट्स बेसिकली इन्वॉल्व है ना बफरिंग एक्शन में एज अ कंपाउंड जो उसको फॉर्म कर रहे हैं, तो ये वहाँ से लर्न हो जाएगा। आगे है एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो हमने पीछे देख ही लिया एंजाइम को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं, पीछे एग्जांपल भी देखे थे। एंड एक्ट एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो इनके कंस्टिट्यूएंट होते ही हमने देखा था प्रोटीन्स के एग्जांपल से पीछे, एंड को एंजाइम की तरह भी ऐड कर सकते हैं। आगे ये एग्जांपल देखें आप, सल्फर के केस में गिवन है इट एक्ट एज अ को एंजाइम, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड अब देखते हैं डिटेल में इन सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के रोल। सबसे पहले गिवन है इनमें नाइट्रोजन है, क्योंकि इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के द्वारा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है प्लांट्स को। प्रोटीन्स का जो मेन एलिमेंट है, मेन ग्रुप आप बोल सकते हैं अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं प्रोटीन्स, तो अमाइनो एसिड्स में आता है अमाइनो, तो उसका मेन ग्रुप हो गया, एंड उसमें आता है नाइट्रोजन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड अमाइनो एसिड, उसके साथ एसोसिएटेड नाइट्रोजन, तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। एंड अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को सबसे ज़्यादा होती है, इवन तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन तभी भी आप एक फ्रेज से इसको याद रख सकते हैं, प्राइम इम्पोर्टेंस, जो प्लांट्स के लिए प्राइम इम्पोर्टेंस का बायोमोलिक्यूल्स होता है वो प्रोटीन होता है। PR आता है प्राइम में पहले एंड प्रोटीन्स में भी पहले, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, एंड प्रोटीन्स में मेन है नाइट्रोजन, इसलिए सबसे ज़्यादा ये रिक्वायर्ड होगा। एंड इससे ही एसोसिएटेड एक इसके बारे में बताया गया है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय द ऑल पार्ट्स। सभी के सभी पार्ट्स इसको रिक्वायर करते हैं नाइट्रोजन को, तभी तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो ये दोनों चीज़ें ऐसे लिंक्ड है आपस में। इट इज़ मेनली एब्जॉर्ब्ड एज NO3-, दो सम आर आल्सो टेकन एज NO2- एंड NH4+ आल्सो। यहाँ पे आपको एक साइकिल गिवन है, नाइट्रोजन साइकिल, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है NO3- से ही, नाइट्रेट ही मेनली एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एंड इनका जिक्र नहीं आता कहीं भी कि NO2- और NH4+ से भी एब्जॉर्ब करता है इनको प्लांट से। लेकिन इस चैप्टर में आते ज़रूर हैं ये दोनों, NO2- भी आता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, एंड NH4+ आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वहाँ पे इसका जिक्र आता है। तो क्योंकि इन दोनों का जिक्र है इसी चैप्टर में, इससे याद रखो कि एब्जॉर्ब तो ये भी कर सकता है प्लांट से, एंड एसिमिलेट कर सकता है NH4+ को, ये भी आता है वहीं पे जहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताई गई है। तो क्योंकि ये दोनों आयन्स भी प्रेजेंट हैं इसी चैप्टर में, बताया गया है इनके बारे में, तो इसलिए याद रखो कि एब्जॉर्ब तो ये भी कर सकता है प्लांट, लेकिन मेनली NO3- एब्जॉर्ब करता है। ये इसी चैप्टर में भी गिवन है आगे कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जब NO3- बन जाता है फाइनली, तो इसी को ऑब्जॉर्व करता है प्लांट। एंड इसको ऐसे भी याद रखो, हमने
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है जहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है, फर्टिलाइज़र्स की। उसमें मेन होता है फॉस्फेट, उसके अलावा नाइट्रेट भी होता है। तो फॉस्फेट एक फर्टिलाइज़र है, उसी के जैसे याद रखो कि नाइट्रेट की फॉर्म में, जैसे फॉस्फोरस फॉस्फेट से एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे मेनली प्लांट से। रिक्वायर्ड बाय द ऑल parts of a plant, particularly meristematic tissues and metabolically active cells। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें लगातार ग्रोथ होती रहती है। एंड सेल साइकिल चैप्टर से हम जानते हैं जहाँ पे भी सेल डिवीजन होना होता है वहाँ पे प्रोटीन्स जरूर बनते हैं डीएनए के साथ साथ। तो प्रोटीन्स बनेंगे तो अगेन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में भी रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही। इसमें अगर और कुछ ना जानते हो आप तो इतना तो जानते ही होंगे कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शंस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड, ये भी हम जानते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। एंड कैटलिस्ट और एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो अगेन वहाँ पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये यहाँ से समझा जा सकता है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ये हमने अभी ये देखा अमाइन ग्रुप की फॉर्म में। न्यूक्लिक एसिड्स में भी ये होता है, नाइट्रोजनस बेसिस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वाइटामिन्स तो प्रोटीन्स से मिलके ही बने होते हैं। बेसिकली इसके पीछे अमीन आ रहा है जो कि अमाइनो ग्रुप से एसोसिएटेड है NH2 से, उससे भी इसको याद रखा जा सकता है। एंड लास्ट है हॉर्मोन्स जो कि अगेन प्रोटीन्स ही होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पिछले में नहीं एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखा था हार्मोन्स के, जहाँ पे प्रोटीन्स के डिफरेंट रोल्स बताए गए हैं। एंटीबायोटिक्स भी होते हैं और हार्मोन्स की तरह भी ऐड करते हैं प्रोटीन्स। इवन जो सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स नहीं होते लेकिन मेजरली प्रोटीन्स भी होते हैं, उनको बोला जाता है पेप्टाइड हार्मोन्स। इसके अलावा स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी होते हैं, ये हम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद आता है फॉस्फोरस जो कि फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉस्फेट एक फर्टिलाइज़र होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा एनायन फॉस्फेट के जैसे एब्जॉर्ब किया जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फॉस्फेट से यूजुअली हम समझते हैं PO4 3- मेन, लेकिन उसका तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया ही नहीं जा रहा। H2PO4- और HPO4 2- से ही तीसरा इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा H+ और PO4 3- में। इसका एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आयनिक इक्विलिब्रियम यू कैन से इक्विलिब्रियम इन जनरल चैप्टर रिलेशन है इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड होता है तो सबसे ज़्यादा वो जो उसका पहला डिसोसिएशन कॉन्सेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा उससे कम और तीसरा सबसे कम होता है, यानी तीसरे में वो डिसोसिएट होना ही नहीं चाहता। एंड कंसेप्चुअल रीज़न इसका उस चैप्टर में हमने समझा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे याद रखो कि 2 ही बार डिसोसिएट होगा। ये जो फॉस्फेट वर्ड है इसमें 2 बार दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, PH और PH, इसमें 2 बार आ रहा है। तो इसे याद रखो कि 2 बार डिसोसिएशन होगा H+ का और एनायन का, उनमें उनकी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी H+ पहले अलग हुआ तो H2PO4- उससे अलग होगा, और एक और H+ अलग हुआ तो HPO4 2- में एब्जॉर्प्शन होगा इसका। फॉस्फोरस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हम सब जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स में पाया जाता है। सर्टेन प्रोटीन्स एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड्स, ये कंफ्यूज करके जनरली लाइन दी जाती है आपको, वहाँ पे सर्टेन न्यूक्लिक एसिड बोल देगा एंड ऑल प्रोटीन्स बोल देगा। तो इनमें से न्यूक्लिक एसिड के बारे में तो हमारे पास श्योरिटी है कि सारे न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस पाया जाता है फॉस्फेट की फॉर्म में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से जिसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो ऑल न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरस होगा, ये हम जानते हैं। तो सर्टेन वर्ड लग जाएगा प्रोटीन्स के साथ, क्योंकि किन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं फॉस्फोरस, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी नहीं है, तो सर्टेन वर्ड इन्हीं के साथ रहेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। तो फॉस्फोराइलेशन बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिएक्शन होती है, ATP वहाँ प्रोड्यूस होती है, एंड ATP में हमने देखा था अभी फॉस्फोरस आता ही है, तो सभी में रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है पोटेशियम जो कि K+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड हम जानते हैं कि एल्कली मेटल्स यूनिपॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, तो ये वहाँ से आपको क्लियर होता है।
In plants it is required in more abundant quantities in the meristematic tissue, birds, leaves एंड रूट टिप्स। तो हमने नाइट्रोजन के लिए तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा अमाइनो नाइट्रोजन फॉर्म करता है, अमाइन ग्रुप। लेकिन पोटेशियम के लिए क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसलिए इसको ट्रिक से हमें लर्न करना होगा। पोटेशियम में पीओटी आता है और प्रोटीन में भी पीओटी आता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज़ होगा पोटेशियम का। बस अगर इतना आपने याद रख लिया, जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक गिवन है कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है वो लर्न हो जाएगा। मैस्टमेटिक टिश्यू में लगातार ग्रोथ होती रहती है, मतलब वहाँ पे लगातार प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए पोटेशियम रिक्वायर्ड होगा। बर्ड्स भी ये जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं यहाँ पे भी ग्रोथ होती रहती है, तो इसलिए लीव्स भी झड़ते रहते हैं और बनते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली बर्ड्स से ही लीव्स बनते हैं, तो इसी को रिपीट कर दिया गया यहाँ पे। रूट टिप्स, ये शूट टिप और रूट टिप पे तो ग्रोथ होती है, मैस्टमेटिक रीजन्स होते हैं। बेसिकली बर्ड्स यहाँ पे जिसने बोल दिया वहाँ पे शूट टिप को इंक्लूड कर लिया गया, तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि शूट टिप में नहीं रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की, ज़रूर होती है, बर्ड्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स, तो सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में ये ऑपरेट करता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमने अभी देखा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये अगेन इसके नाम से याद रखो, इसमें पोटा आता है, पोटा से पोटैटो याद रखो, और पोटैटो से जुड़ा होता है टमाटो, एंड स्टोमेटा में टोमा आता है, ये टोमेटो का। तो पोटैटो टोमेटो ये एक साथ आपको लर्न करना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटो में पोटेशियम यूज़ होगा। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, ये चीज़ हमने एस ब्लॉक में देखी थी कि सोडियम से ज़्यादा एबिलिटी होती है पोटेशियम की एंजाइम को एक्टिवेशन करने की, यानी ज़्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है पोटेशियम, तो ये वहाँ से आपको याद रखना है। एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ये बेसिकली ये स्टोमेटा वाले से ही एसोसिएटेड है। ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में हमने देखा था कि सेल्स में जब पानी भर जाता है, टर्जिड हो जाती है, तो स्टोमेटा का ओपनिंग खुल जाती है, एंड जब पानी निकल जाता है फ्लैसिड हो जाती है सेल्स, तो वो बंद हो जाती है ओपनिंग उसकी। तो टर्जिडिटी एसोसिएटेड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ही, जो कि हमने देखा कि इसमें पोटेशियम कैसे इन्वॉल्व होगा, तो उसी में इंक्लूड हो जाता है ये। नेक्स्ट है कैल्शियम, जो कि Ca2+ की फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि डाई पॉजिटिव कैटायंस फॉर्म करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय मैरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़, तो यहाँ पे कैल्शियम के Cal, कैल से आपको सेल डिवीजन का सेल याद आना चाहिए, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन होता ही रहता है, तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने लर्न किया हुआ है। इट इज़ आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। मिडल लैमेला हमने वहाँ से लर्न कर लिया, एंड मिडल लैमेला Mi से स्टार्ट होता है और DLE से एंड होता है। ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये भी Mi से स्टार्ट हो रहा है और DLE से एंड हो रहा है, तो इसके साथ ये लर्न हो जाएगा कि माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट एक्यूमुलेट्स इन द ओल्डर लीव्स, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होते हैं वो ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट करते हैं। हमने देख ही लिया सेल की जो एक स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, उसका जो कंपोनेंट है मिडल लैमेला उसमें ये पाया जाता है, तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करेगा ओल्डर लीव्स में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये पीछे मैंने आपको बताया परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है मेम्ब्रेन की। एंड मेम्ब्रेन का आप जानते होंगे मेन फंक्शन यही होता है आयंस को एक साइड से दूसरी साइड ले जाना, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का, परमिएबिलिटी का, उसके अंदर से जाने का ही मेन फंक्शन होता है आयंस का, मेम्ब्रेन का। तो परमिएबिलिटी में इन्वॉल्व होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग परमिएबिलिटी से ही एसोसिएटेड है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, अब इससे पहले हमने देखा था पोटेशियम, पोटेशियम होता है 19, कैल्शियम होता है 20, क्योंकि इसके बाद ही आता है पोटेशियम के कैल्शियम, तो इससे याद रखो कि जो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पोटेशियम का फंक्शन है वो कैल्शियम में भी आएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ आते हैं। एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अब ये इससे एसोसिएटेड है। एंजाइम्स अगर
एक्टिवेट कर रहा है कोई एलिमेंट, इसका मतलब एंजाइम्स कैटलिस्ट एज अ एक्ट करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाते हैं, मींस रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। तो इसी से एसोसिएटेड है ये। पोटेशियम के केस में ये मेंशन्ड नहीं है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगुलेट नहीं करता, जहाँ भी एंजाइम्स आ गया, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, वहीं रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप मान सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस सारी कैटलाइज होते हैं जिसको एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं, तो उनके एक्टिवेशन में ये हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एंड इट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द सेम वे एज कैल्शियम Mg2 plus on the same grounds as we have discussed in calcium। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम का जो Mag है स्टार्टिंग में, उसको उल्टा पढ़ना है आपने GAM गम, और गम को आपने लिखना है GUM गम के जैसे। गम से इसका इन्फ्राउट करना है कि ये किन्हीं चीज़ों को चिपकाने में काम आएगा। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइबोसोम स्ट्रक्चर। हम जानते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है राइबोसोम, बिगर एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो उन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है एलिमेंट, उसको मैग्नीशियम बोलते हैं, ये वो काम करता है। तो गम से आपको ये याद रखना है कि चिपका के रखता है राइबोसोम की दोनों स्ट्रक्चर, दोनों सब यूनिट्स को, उसको मेंटेन करके रखता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। And it activates enzymes of respiration, photosynthesis and involved in the synthesis of DNA and RNA। तो इसकी मैं आपको बात कर रहा था, हमने ट्रिक से इसको लर्न करना है। रूबी प्यार पेप्सी मैगी, यानी पेप्सी के साथ मैगी खाने के एक्ट को प्यार करती है रूबी। ये यहाँ से इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि रूबिस्को प्यार से बेसिकली पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस आपको याद रखना है, इस एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है ये हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। पेप्सी से आपको याद रखना है पेप्केज, एंड मैगी से ऑफ कोर्स मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इन तीनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। रेस्पिरेशन के भी एंजाइम्स में ये इन्वॉल्व होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये पायरूवेट डिहाइड्रोजन रेस्पिरेशन में ही आता है। एंड फोटोसिंथेसिस के बाकी दो रूबिस्को और पेप्केज। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। डायरेक्टली नहीं होता, इसके कोई एविडेंस हमें नहीं मिलते, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये यहीं से क्लियर हो जाता है कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इसका इस्तेमाल होता है। डीएनए एंड आरएनए बेसिकली इन दोनों के सिंथेसिस के लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम देखेंगे, एक तो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए और आरएनए रेस्पेक्टिवली इन दोनों से बनाए जाते हैं, यानी दोनों एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस में राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन ही है जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, जी हाँ। तो वहाँ पे राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड राइबोसोम को मेंटेन करता है मैग्नीशियम। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो यही मैं आपसे बोल रहा था कि एक फेज़ में वो इन्वॉल्व हो गया है मैग्नीशियम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, फोटोसिंथेसिस के डार्क फेज में, बेसिकली कार्बन फिक्सेशन में, जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो दूसरे में भी होगा ही लाइट फेज में, ये मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिवली हमें लर्न करना है। तो दूसरा फेज है जो लाइट फेज, वो मेन चीज़ होती है एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है सन से, और वो करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, मेनली जो मेन पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी मैग्नीशियम इन्वॉल्व होगा, ये हमें ऐसे याद रखना है। एंड रिंग स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल की, ये फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने मिल जाएगा। सर्कुलर आउटलाइन की कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो रिंग के जैसी ही होती है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयंस। फॉस्फोरस फॉस्फेट से हो रहा था, नाइट्रोजन नाइट्रेट से हो रहा था, जाहिर सी बात है सल्फर सल्फेट से ही होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अब सिस्टीन ये जो वर्ड है इसके अंदर S आता है, एंड S सिंबल होता है सल्फर का, ये हम जानते हैं। बाकी इसके अंदर जो कोई भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे C से आता है, कार्बन से होता है C से, लेकिन वो तो सारे ही अमाइनो एसिड्स में होता है ना भाई। कार्बन तो COOH,
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सारे अमीनो एसिड में होता है, तो ये यूनिक नहीं है। इसके अलावा भी जितने भी इसमें वर्ड्स गिवन हैं, अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ये भी सारे ही अमीनो एसिड्स में होता है। तो सिर्फ सल्फ़र ही है, आप बोल सकते हैं यूनिक है इस वर्ड के लिए कि सिस्टीन में सल्फ़र पाया जाता है। तो इससे ये यहाँ से लर्न करना है अपने। एंड नेक्स्ट है मीथियोनिन। ये मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट एंड करने वाला है। एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कस किया गया है। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल आता है पोटेशियम थायोसाइनेट, KSCN उसको बोलते हैं। तो थायो वर्ड इज एसोसिएटेड विद सल्फर, ये हमें वहाँ से पता लगता है। तो मीथियोनिन में थायो आता है, तो इसलिए इसमें सल्फर पाया जाएगा। इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेवरल को एंजाइम्स। ये आगे आपको वाइटामिन्स में एग्जांपल दिया है, को एंजाइम ए का, उससे लर्न हो जाएगा। वाइटामिन्स में पहले है थायामीन। अब ये मिलके बना है दो वर्ड से, थायो और अमीन, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो थायो इसमें आता है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोटीन। अब थायो के जैसे ही सिमिलर साउंड करता है बायो भी, तो इससे ये याद हो जाएगा कि सल्फर इसमें ही पाया जाएगा, वाइटामिन बायोटीन में। एंड लास्ट है कोएंजाइम ए। बेसिकली जो विटामिन B5 होता है उसका ये पार्ट होता है कोएंजाइम ए। हम जानते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, एक एंजाइम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। तो कोएंजाइम होता है विटामिन B5 का कोएंजाइम ए। एंड ये जो B5 है इसमें 5 आता है, एंड 5 की स्ट्रक्चर S के जैसी होती है, सल्फर के सिंबल जैसी। तो उससे याद रखो विटामिन B5 को बनाने में सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ फेरिडोक्सिन। ये बेसिकली एक एंजाइम होता है, नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस में देखने वाले हैं हम। FeS प्रोटीन होता है ये, यानी आयरन और सल्फर ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आयरन विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe3+ आयंस, फेरिक आयंस, न कि फेरस आयंस Fe2+। ये ध्यान रखना है आपने। एंड ये स्टेबिलिटी से ध्यान रखो, बेसिकली जो आयरन की होती है, अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लें तो पीछे इसके 3d5 स्ट्रक्चर बच जाएगी, विच इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इससे आगे हम मैग्नीज देखने वाले हैं जो Mn2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। उसका भी ये रीज़न है उसकी, क्योंकि प्रेजेंट ही उसी फॉर्म में ज़्यादा वो प्रेफर करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। सो Fe3+ होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपेरिजन टू द अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे मैक्रो में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता था, माइक्रो में आयरन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एंड जैसे उसके साथ हमने रिलेट किया था प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी कंपोनेंट होता है, ये कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन प्रोटीन्स का, इसलिए लार्जर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड है। इट इज़ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरिडोक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। फेरिडोक्सिन तो मैंने आपको बताया FeS प्रोटीन होता है ये। साइटोक्रोम्स में भी कॉपर सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं बिसाइड्स आयरन। आयरन इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी FeS की फॉर्म में। ये आपको देखने को मिल जाएंगे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो ये अगेन वहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यहाँ पे रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड है, रिड्यूस्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। ऐसे ध्यान रखो, ये जो ETS होता है ये एक प्रोसेस के अंडर आता है जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, यानी ATP प्रोड्यूस करना ऑक्सीडेशन के माध्यम से। अब ऑक्सीडेशन क्योंकि हार्ट पे है इस प्रोसेस के, इसलिए रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है Fe3+ को, ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा इससे छीन लिया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, अपने पास तो रख नहीं रहा, तो दोबारा Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज है, ये दे के फिर लिया जा रहा है इससे। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से भी क्लियर हो रहा होगा आपको। वहाँ पे हमने देखा था कि कैटालेज एंजाइम में एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है हीम। एंड हीम ये हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में देखेंगे। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है RBCs के अंदर, हीमोग्लोबिन, हीम
पार्ट जो होता है। तो हीम के अंदर आयरन होता है, ये हमें वहाँ से क्लियर हो गया। तो दैट्स हाउ कैटालेट को एक्टिवेज करता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह हीम प्रेजेंट होता है जिसमें आयरन पाया जाता है। दूसरा क्लोरोफिल की फॉर्मेशन ये हेल्प करता है, मतलब उसका पार्ट होता है, इसको ऐसे याद रखो, क्लोरोफिल में PHY फाई आता है ना, फिल, और FE जो आयरन है इसके जैसा ये साउंड करता है, FE जैसा, फी जैसा। तो इसे याद रखो कि आयरन हेल्प करेगा क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी।